हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to a brand new session of discussion of sample paper issued by CBSE for class 12th टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग सेक्शन सी के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है देन डोंट वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी लेक्चर्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। मोर ओवर आपको और भी लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे जो कि आपके टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैंपल पेपर्स मेड बाय मी, दैट इज प्लेजर टेस्ट सीरीज, case study based questions, doubts in math and many other topics will be there in the description box of this video. आप उन सभी लिंक्स को चेक करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है बच्चों कि ये सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू किया हुआ है जो कि 2 सितंबर को इशू किया गया था। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ का सैंपल पेपर डाउनलोड नहीं किया है या किसी और सब्जेक्ट का भी सैंपल पेपर आपने डाउनलोड नहीं किया है देन डोंट वरी, आपको सैंपल पेपर का डायरेक्ट लिंक जो कि सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं। तो बताइए जरा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फाइनली अपने सैंपल पेपर की तरफ। तो जैसा कि बच्चों आप यहां पर देख पा रहे होंगे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इस पेपर को हमें करने के लिए टोटल 1.5 आवर्स का टाइम मिलेगा। पूरा पेपर 40 मार्क्स का होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलने वाले हैं बच्चों, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में डिवाइड किए हुए हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, कोई से भी 16 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में भी सेम कहानी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेक्शन बी में भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से कोई से भी 8 हमें अटेम्प्ट करने होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एवरी क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और 40 मार्क्स, मतलब एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क। समझे बच्चों? चलते हैं आगे जरा। सेक्शन सी के बचे हुए क्वेश्चन हमें आज सॉल्व करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक, और यहां पर हमें 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, सो दैट मीन्स यहां पर 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें से कोई से भी 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। 41 से लेकर 45 तक ये क्वेश्चन स्टैंड अलोन एमसीक्यूज हैं, यानी डायरेक्ट एमसीक्यूज। फिर उसके बाद 46 से लेकर 50 तक ये क्या है बच्चों, केस स्टडी टाइप के एमसीक्यू हैं, है ना। यानी देखो आपको टोटल 5 क्वेश्चन यहां मिलेंगे और 5 क्वेश्चन यहां मिलेंगे, यानी टोटल हो गए 10 क्वेश्चंस। समझे बच्चों? आपको कोई से भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। आप 4 क्वेश्चन यहां से और 4 क्वेश्चन यहां से, मतलब 4 एमसीक्यू एंड 4 केस स्टडी टाइप के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 5 एमसीक्यू एंड 3 केस स्टडी वाले एमसीक्यू, या फिर 3 एमसीक्यू एंड 5 केस स्टडी वाले एमसीक्यू। इस कॉम्बिनेशन में किसी भी तरीके से आप 8 क्वेश्चन सेक्शन सी में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा फाइनली क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है, फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वेयर ए एंड बी आर ग्रेटर देन 0, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स लीनियर इनइक्वालिटीज आर दिस एंड दिस। ये आपके 4 डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे होंगे। द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट द मैक्सिमम z अकर्स एट बोथ द पॉइंट्स 30,30 एंड 0,40। कहने का मतलब z का मैक्स वैल्यू कहां पर अकर करेगा, एट द पॉइंट 30,30 एंड वन मोर पॉइंट दैट इज 0,40। ठीक है ना। सो दैट मीन्स अगर मैं यहां पर z एट 30,30 निकालूं या फिर z एट 0,40 निकालूं तो ये इक्वल आएंगे। ठीक है ना। तो 30,30 पे अगर आप z की वैल्यू निकालोगे तो यहां पर ax प्लस by में क्या होगा बच्चों, x और y की जगह आपको 30,30 डालना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली।
चलिए काम शुरू करते हैं। तो x की जगह 30 और ऐसे ही y की जगह भी आपको 30 डालना है। यहाँ पर x की जगह 0 मतलब a इंटू 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y की जगह 40 यानी 40 इंटू b हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या बनेगा 30a इज इक्वल टू, ये तो 0 हुआ, इस 30b को उधर ले जाओ तो 40b माइनस 30b क्या हुआ बच्चों, तो ये 10b हो जाएगा। मतलब यहां पर आपको मिलेगा 3a इक्वल्स b। समझे? अब 3a इक्वल्स b का मतलब क्या हुआ, ऐसा मुझे किसी ऑप्शन में फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करोगे, साइड चेंज करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। और ऐसा मिलते ही आपको 41 का पहला ऑप्शन दिख रहा होगा जो बिल्कुल मैच होता हुआ आपको दिख जाएगा। मतलब यहां पर चेक कर लो, दैट मीन्स 41 का ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझे बच्चों? अब आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या है बच्चों, फॉर विच वैल्यू ऑफ m इज द लाइन, हमारे पास एक लाइन है, m की वैल्यू पूछी गई है। दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या बताने वाला हूं। क्योंकि ये लाइन इसका टेंजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा मुझे जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। समझे? क्योंकि टेंजेंट आपके कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करता है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को सॉल्व करने वाला हूं साइमल्टेनियसली। तो यहां पर टेंजेंट में से y की वैल्यू निकालकर मैं अपने कर्व में डाल दूंगा। तो चलो काम शुरू करते हैं। वाई स्क्वायर दैट मीन्स mx प्लस 1 का होल स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 4x। ठीक है बच्चों, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mx, ठीक है ना, माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर इसको फर्दर मुझे सिंप्लीफाई करना हो तो ये बनेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2m माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। समझे? अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसके रूट्स रियल होने चाहिए। बात समझ आ रही है? रियल एंड इक्वल रूट्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए ऐसे? क्योंकि ये जो टेंजेंट है ना आपके कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। समझे? तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, याद है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 होना चाहिए। समझे बच्चों? अब यहाँ बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझे? माइनस 4a और ये रहा c। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा आपका 4m स्क्वायर माइनस 2ab करोगे, 2 2 जा 4m और ये 4 यानी माइनस का 16m प्लस बी स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है सभी को? यहाँ पर 4m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगर आप 16 कॉमन लोगे तो आपको माइनस m प्लस 1 इक्वल्स 0 ऐसे दिखेगा। यानी यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी आप लोग एक बार चेक करके देखो बच्चों, ऑप्शन बी इज बिल्कुल सेम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करना है, यहां पर एक फंक्शन है हमारे पास, ये रहा फंक्शन और ये रहा इंटरवल। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल है। हमें इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। सबसे पहला काम ये करो बच्चों, इस फंक्शन को ना आप fx बोल दो। ठीक है जी, तो फंक्शन को मैंने fx बोला, अब इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो। तो चलो यहां पर डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले एक काम और कर लो, कि फंक्शन को रीराइट कर लो। देखो यहां पर क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और पावर में 1/3 यानी क्यूब रूट है ये बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो काम शुरू करते हैं। यहां पर डेरिवेटिव जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ना तो बेसिकली सबसे पहले तो पावर की वजह से 1/3 और ये ब्रैकेट की पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट का कंटेंट उसकी पावर 1/3 माइनस 1 यानी पावर क्या बन जाएगा, -2/3। तो पावर -2/3 होने की वजह से मैं उस चीज को डिनोमिनेटर में लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसकी पावर में 2/3। बात समझ आ रही है सभी को? क्लियर है? अच्छा, अब क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी कंटेंट है उसका भी तो डेरिवेटिव होगा चेन रूल की वजह से। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का -1 और +1 का 0, यानी इस तरीके से आपका डेरिवेटिव आ जाएगा।
अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे यानी 2x माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर में 1/3। ना ऑल दैट वी हैव टू पुट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल्स 1/2। समझे? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 1 0 के इक्वल दिखेगा तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये जो 1/2 आया ना ये बेसिकली क्लोज इंटरवल 0,1 के बीच में से एक वैल्यू मिली है आपको। तो यहाँ पर क्योंकि इंटरवल क्लोज है ना तो हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वाले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना उन पे भी हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब हम लोग f0 भी निकालेंगे, हम लोग f(1/2) भी निकालेंगे, हम लोग f(1) भी निकालेंगे और जहां पर भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा बस उस चीज को हम लिख देंगे, यहां पर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो f(0) निकालोगे ना तो अपने फंक्शन में ये रहा आपका फंक्शन, x की जगह 0 पुट कर दो। जैसे ही आप ये काम करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 0 इंटू 0 माइनस 1 यानी 0 ही रहेगा प्लस 1 की पावर में 1/3। तो ये पूरा आपका 1 ही रह जाएगा। आप एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यानी 1/2 पुट करते हैं। तो यहां पर x की जगह 1/2, 1/2 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1/2 प्लस 1 और ये आपका ब्रैकेट बंद हुआ, पूरे की पावर 1/3 लगा दो। ठीक है बच्चों, यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बेसिकली 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। 3/4 का मुझे क्या लेना है तो क्यूब रूट। समझे बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, जरा f(1) भी निकाल के देखते हैं। तो यहां पर 1 इंटू 1 माइनस 1 यानी 0 प्लस 1 की पावर में आपका 1/3 लग जाएगा। दैट मीन्स ये क्या मिलेगा तो ये 1 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आप लोग एनालाइज करें तो यहां पर तीनों वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बच्चों, तो जो भी सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है वही आपका मैक्स वैल्यू हो जाएगा, यानी मैक्स वैल्यू ऑफ fx विल बी इक्वल टू 1। तो यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन सी को आप यहां पर मार्क कर सकते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 44 आपके सामने। यहां पर क्या है बच्चों, in a linear programming problem the constraints on the decision variables x and y are this and this the feasible region। तो यहां पर बेसिकली हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ आप लोग रफली बना सकते हो, कोई फेयर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये MCQ टाइप का पेपर है। तो यहां पर जैसे मैंने आपका y एक्सिस प्लॉट कर दिया और ये रहा आपका x एक्सिस। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर मैं ग्राफ देखूं तो सबसे पहले मेरे पास है x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्राफ के लिए हम इसको ऐसे कर देंगे। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा, यानी इस तरीके से। ये आपका पहले वाला है, आप इस तरीके से लिख दो कि ये फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ इशारा कर रहा है। फिर है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये दोनों मिलकर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ लेके जाएंगे। मतलब जो भी फिजिबल रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे बोला हुआ है यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू 3 दिख रहा है बच्चों आपको। देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें देखो, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको जरा मैं सेकंड इन इक्वेशन बोल चुका हूं, तो यहां पर मैं इसको इक्वेशन लिखूंगा ना पहले, ताकि मैं ग्राफ बना सकूं। तो x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो इस तरीके से आपका एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा बच्चों, ये देखो ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हुआ x इक्वल टू 3 यानी सेकंड वाला। बात समझ आ रही है? अब यहां पर मुझे क्या करना है बच्चों, अब यहां पर हमें फिजिबल रीजन का पता करना है। तो पहले वाले के लिए यानी x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले के लिए अगर मैं कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लूं, फॉर एग्जांपल 3,0, किसके लिए बच्चों, तो x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले के लिए। इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट मैंने 3,0 ले लिया, और भी कोई पॉइंट ले सकते हो। तो यहाँ पर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने का मतलब शेडिंग किधर होगी बच्चों, तो शेडिंग इस पॉइंट की तरफ होगी। 3,0 यहाँ पर है, कहने का मतलब शेडिंग इस तरफ होगी। क्लियर है बच्चों? अब एक और था मेरे पास, कौन सा, तो मेरे पास था बच्चों x लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट अगर मैं 0,0 लूंगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 3, यानी ये भी कंडीशन ट्रू आ जाएगा। अब ट्रू आने का मतलब ये हुआ इसका शेडिंग 0,0 यानी ओरिजिन की तरफ होगा। सो इन ए नट शेल हमें शेडिंग देखो इस तरीके से मिल रहा होगा। बात समझ आई सभी को, हमने शेडिंग कैसे किया है?
ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने ऑप्शंस को। यहां पर क्या बोल रहा है, द फिजिबल रीजन ऑप्शन ए इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, चेक कर लो, ठीक है। ऑप्शन बी में इज बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिलहाल मुझे ये ठीक लग रहा है। ऑप्शन सी में इज अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अनबाउंडेड मजाक तो बिल्कुल नहीं है ना, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कहने का मतलब ये सारे गलत हुए एक्सेप्ट ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन 45 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करना है बच्चों, हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और यहां पर एंगल के ऊपर एक कंडीशन है। यहां पर आप देख रहे होंगे जो आपको एंट्री मिल रही है ना मैट्रिक्स ए में, तो यहां पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कहने का मतलब साइन अल्फा में एंगल आपको दिख रहा होगा, उसी एंगल पे यहां पर एक कंडीशन दे रखी है। तो हमसे इन्होंने यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए की वैल्यू पूछी है। तो चलो काम शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं, तो डायरेक्टली एक्सपेंड करना शुरू कर दो। मतलब पहले यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्टली शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, बट एनीवे मैं यहां पर एक्सपेंड कर रहा हूं रो 1 से। तो क्या बनेगा 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, चेक करना बच्चों। ठीक है, फिर आपका आएगा माइनस साइन अल्फा, और यहां पर क्या बनेगा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा, मतलब ये आपका 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। फिर यहां पर 1 इंटू ये बनेगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, चेक करना बच्चों। ठीक है, तो फाइनली ये हुआ कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन ऐसा मुझे अपने किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो हमें यहां पर थोड़ा सा अब खेलना पड़ेगा। कैसे खेलेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर आपका एंगल 0 से 2 पाई के बीच में है तो इस इंटरवल में जो साइन फंक्शन होगा यानी साइन अल्फा, ये -1 से 1 के बीच में चलेगा। ठीक है बच्चों, देखो कोई भी वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है, कहने का मतलब अगर मैं समझाने के लिए यहां पर इस तरीके से मान लूं, कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो जैसे ही आप यहां पर स्क्वायरिंग करेंगे ना बच्चों, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर देखो 0 होगा, ठीक है ना। अब सुनना, 0 से आगे वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो 0 से आगे ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव होगा। लेकिन 0 से पीछे मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो भी 0 से आगे मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि यहां पर -1 से 1 में अगर x होगा तो स्क्वायरिंग करते ही x स्क्वायर बेसिकली 0 से 1 के बीच में क्यों आएगा, समझे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो यहां पर आ जाओ, मतलब यहां मैं स्क्वायरिंग करने वाला हूं। तो ये देखो इस तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाएगा, समझे बच्चों। अब पूरे में 1 ऐड कर दो, जैसे ही 1 ऐड करोगे तो 0 + 1, यहां पर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां पर 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। अब पूरे में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। अभी अगर आप लोग इस चीज को देखें जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको देखो और यहां पर चेक करो, समझे। ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मिल चुका है। सो दैट मीन्स यू कैन वेरी वेल कंक्लूड कि यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 और 4 के बीच में लाई करेगा। मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बिलोंग टू दिस क्लोज इंटरवल। दैट मीन्स ऑप्शन डी आप चेक करिए, मतलब क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया, समझे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ हम लोगों ने 5 स्टैंड अलोन एमसीक्यू तो सॉल्व कर लिए। अब हमें 5 केस स्टडी टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो चलते हैं जरा उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा जी आपका केस स्टडी क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने आ चुका है। तो चलते हैं जरा यहाँ पर क्या सिनेरियो है, इसको 1 बाय 1 पढ़ के एनालाइज करते हैं। क्या बोला हुआ है, द फ्यूल कोस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन km/h। ठीक है, इफ द फ्यूल कोस्ट ₹48 per hour at the speed of 16 km/h and the fixed charges to run the train amount to ₹1200 per hour. Assume the speed of the train as v km/h. ठीक है,
बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों, गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड द ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, यानी फ्यूल कॉस्ट यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, k टाइम्स v स्क्वायर। v यहां पर इन्होंने स्पीड ऑफ द ट्रेन दिया ही हुआ है और यहां 46 क्वेश्चन में कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको k टाइम्स v स्क्वायर कर दिया है, किसको, तो फ्यूल कॉस्ट को। तो यहां पर आपसे k की वैल्यू पूछी गई है। देखो यहां पर इन्होंने आपको एक डाटा दिया हुआ था ना, क्या डाटा दे रखा है, यहां पर फ्यूल कॉस्ट ₹48 लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में आप चेक कर सकते होंगे, ठीक है। यहां पर दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स स्पीड का स्क्वायर, आपको स्पीड भी दे रखा है मतलब 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मुझे k की वैल्यू निकाल लेनी होगी। तो k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 48/16 स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो। अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस विल बी k इक्वल्स 3/16। अब 3/16 का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। तो 47th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच किलोमीटर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन। देखो यहां पर टोटल कॉस्ट पूछा हुआ है ट्रेन को चलाने के लिए। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, यहां पर एक तो फ्यूल कॉस्ट आएगा और एक फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, फिक्स्ड चार्ज आएगा, है ना। फिक्स्ड चार्ज कितना है, 1 घंटे पे 1200 रुपए। तो अगर यहां पर टाइम को मैं t आवर्स एज्यूम कर लूं, टाइम को मैं कितना मान लूं, t आवर्स एज्यूम कर लूं, ये मेरा टाइम हो गया। तो यहां पर डिस्टेंस दे रखा है आपको, है ना, क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझे बच्चों। तो यहां से t की वैल्यू निकाल लो, ये आपके काम आएगा, यानी 500/v, इस तरीके से रख लो, ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्योंकि मुझे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बोला गया है, तो यहां पर एक तो आपका फ्यूल कॉस्ट होने वाला है, एक तो आपका फ्यूल कॉस्ट होने वाला है, प्लस एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट होने वाला है। बात समझ आ रही है। तो यहां पर क्योंकि मैंने टाइम t आवर्स माना हुआ है, तो बेसिकली ये क्या होने वाला है, k इंटू वी स्क्वायर इंटू टी, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, ₹1200 पर आवर, तो t आवर्स में हो जाएगा 1200 इंटू टी, समझे। आप यहां पर चेक कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 1 घंटे में 1200 रुपए, तो t घंटे में कितना हुआ, 1200 इंटू टी, समझे। और यहां पर फिलहाल आपने k की वैल्यू निकाली हुई है, चलो इसको भी पुट कर देते हैं। तो यहां पर आपका टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगा बच्चों, k का मतलब था 3/16, यहां पर ये v स्क्वायर, और t की वैल्यू हमने अभी निकाली है 500/v, और यहां पर ये 1200 इंटू 500/v। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर कुछ चीजें कैंसिल तो होंगी ही। देखो ऊपर तो आपका v बचेगा, ठीक है ना, यहां पर आपका 3, यहां पर अगर 4 से मैं कैंसिल करूंगा तो नीचे तो आपका 4 आएगा, 4 4 जा 16, और यहां पर 125 हो जाएगा, प्लस यहां पर ये 12 5 जा 60, और यहां पर 40 और लगा दो, डिनोमिनेटर में v। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा मुझे फिलहाल कहीं पर दिख नहीं रहा किसी भी ऑप्शन में। तो ये बनेगा आपका, क्या बनेगा बच्चों, 375/4, ये v, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा आपका 6 के आगे आप 50 लगा दो, ये 40, और अपॉन में v, ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में है आपके लिए, ऐसा ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, मतलब 47th का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 48, द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन इज। देखो यहां पर टोटल कॉस्ट क्या आया था, टोटल कॉस्ट आया था 375/4v, यहां पर आप लिखना शुरू करो 375/4 इंटू वी, प्लस ये आपका 6 के आगे 50, यानी 6 lakhs/v, इस तरीके से। अब यहां पर मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड के लिए मतलब यहां पर ऐसी स्पीड जिस पे खर्चा कम आएगा ट्रेन को, तो यहां पर इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो चलो जी काम शुरू करते हैं, मतलब डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं जरा इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, यानी यहां पर मैं डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में स्टार्ट कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा, 375/4, v का तो 1 हो जाएगा, माइनस 6 lakhs, ये 6 lakhs है आपका, अपॉन v स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि ये आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन है,
समझे बच्चों? तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 इंटू -6 लैक्स होगा ना, तो बेसिकली ये आपका बन जाएगा 12 लैक्स, समझे, और अपॉन वी क्यूब। अब वी क्योंकि स्पीड था ना, है ना, तो नेगेटिव कभी होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब ये मिनिमा ही आएगा। फिलहाल मिनिमा कहां पर आएगा, इसके लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो चलो जी काम शुरू करते हैं। 375 अपॉन 4 माइनस ये आपका 6 लैक्स हो जाएगा अपॉन वी स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये बनेगा आपका वी स्क्वायर, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू, यहां पर ये देखो इस तरीके से मैंने अलग करके लिख दिया, बात समझ आई यहां पर क्या हुआ। तो अब ये क्या बनेगा बच्चों, यहां से बनेगा आपका इंटू 4 अपॉन 375। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लेना। अब यहां पर सिंप्लीफाई करना है मुझे, मैं एक काम और करता हूं, ध्यान से सुनना। 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये किस पे जाएगा, 5 7 जा, ठीक है ना, और यहां पर 5 5 जा 25। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये किस पे जाएगा, तो यहां पर 5 2 जा 10 और यहां पर ये आपके 1 2 3 4 यानी 4 0 हो जाएंगे। अभी भी कैंसिल होगा 5 से, मतलब ये 15 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 और यहां पर 1 2 3। ठीक है, अभी भी सॉल्व करोगे 5 3 जा, ठीक है, और ये आपका 8 और यहां पर 0 0। अब ये देखो 3 2 जा, ठीक है ना, 2 4 जा 8, 8 इंटू 800 यानी क्या आएगा, 6400 आ जाएगा। तो कहने का मतलब वी स्क्वायर विल बी 6400, समझे। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 80। अब क्योंकि स्पीड था तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर मतलब यहां पर ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 49 को चेक करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 49। इसमें क्या है, द फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल, ध्यान से फ्यूल कॉस्ट पूछा हुआ है, फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, यानी जहां पर v की वैल्यू 80 आई थी ना, तो इस स्पीड से अगर आपका ट्रेन चले तो फ्यूल कॉस्ट क्या होगा। अगर आपको याद हो बच्चों तो फ्यूल कॉस्ट क्या था, एक सेकंड में आपको फिर से दिखाता हूं। देखो ये टोटल कॉस्ट है, इसमें आपका फ्यूल कॉस्ट कहां पर है बच्चों, तो फ्यूल कॉस्ट बेसिकली ये रहा, ये आपका फ्यूल कॉस्ट है, समझे, और ये तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट था, है ना। यहां पर अगर आपको बात याद हो, यानी 375 अपॉन 4 इंटू वी, बात याद रहेगी। ठीक है, चलते हैं जरा यहां पर, तो यहां पर फ्यूल कॉस्ट क्या आएगा बच्चों, 375 अपॉन 4 इंटू वी, ये रहा आपका वी, और इसे 4 बनाओ ठीक से। अब यहां पर जैसे ही मैं अपनी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड को पुट करूंगा, मतलब 80 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या आएगा, 375 इंटू ये बनेगा आपका 20। ठीक है, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर 0 फ्री में 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 7 जा 14, 1 यानी 15 कैरी 1, 2 3 जा 6 यानी 1 यानी 7 आ जाएगा, यानी इतने रुपीज, इतने रुपीज, यानी ऑप्शन डी में है या सी में है, ऑप्शन सी में है बच्चों, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समझे। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन 50 में क्या है बच्चों, द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू ट्रेवल दिस मच एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इज। अब आपसे टोटल कॉस्ट पूछा है, तो दैट मीन्स हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, और टोटल कॉस्ट क्या था बच्चों, 375 अपॉन 4 इंटू वी प्लस 6 लैक्स, ठीक है ना, 6 लैक्स अपॉन वी, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब एट v इक्वल टू 80 हमें यह पता करना होगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 375 अपॉन 4 इंटू 80, ये तो आप निकाल चुके हो अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में 7500, ध्यान है, ये चेक कर लो ना, यहां पर अभी तो निकाला है, दिख रहा है ना। ठीक है, चलते हैं जरा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब यहां पर 6 इंटू 1000 इंटू 100, जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर नीचे क्या है आपका 80, ठीक है। अब जरा 20 का टेबल पढ़ो, तो 24 जा 25 जा, समझे बच्चों। अभी यहां पर एक काम और भी कर सकते हैं, एक सेकंड रुकना, मैं करके दिखाता हूं। यहां पर ये जो मैंने यहां पर 1000 लिखा है ना, इसको देखो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ध्यान से सुनना। यहां पर ये 6 था ना, तो मैं इसको कर देता हूं, देखो इस तरीके से 60, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब यहां पर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 15 4 जा,
समझे। तो यहाँ पर ये 7500 आ चुका है। अब ये क्या आएगा, 15 5 75 और ये बीच में आपको 100 भी दिख रहा होगा ना, मतलब ये भी आपका 7500 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये टोटल आपका 15,000 बनेगा, 15,000 इन रुपीज। ठीक है बच्चों, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। है ना बहुत यूनिक क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने सैंपल क्वेश्चन पेपर यानी ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर इशूड बाय सीबीएसई इसका सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक हम लोगों ने 3 डिफरेंट वीडियोज में सॉल्व किए हैं। 1 से लेकर 20 तक पहला वीडियो, 21 से लेकर 40 तक दूसरा वीडियो एंड रिमेनिंग 10 क्वेश्चन यानी 41 से लेकर 50 तक ये तीसरा वीडियो। वैसे तीसरा वीडियो सितंबर के मंथ में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा डिले हो गया, बट थैंक्स टू अ स्टूडेंट जिसने मुझे रिमाइंड कराया। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे ने कमेंट किया था अभी कुछ दिन पहले। थैंक यू बेटा। अच्छा एक बात और, इससे पहले कि मैं सेशन वाइंड अप कर दूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे रेगुलरली वीडियोस को देखना शुरू किया होगा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे सैंपल पेपर्स यानी प्लेजर टेस्ट सीरीज बाय ओपी गुप्ता इनके सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करने स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग इन वीडियो को अभी तक चेक नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सीआरटी फॉर क्लास 12 का लिंक मिल जाएगा। अगर उस लिंक पे क्लिक करेंगे यानी प्लेलिस्ट का लिंक होगा, अगर आप लोग उस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फाइनली अब अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।